हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 कंप्लीट हो चुका है और इससे पहले कई सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। आपको यदि देखने के बाद लगेगा कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को, और एक बार ज़रूर आप वीडियो को देखिए ताकि आपको अनुमान लग जाएगा कि जो प्रश्न है किस लेवल का प्रश्न है। प्रारंभ करते हैं। पति की जो क्षमादान शक्तियां हैं इसमें देखेंगे लघुकरण। जो आप लोग सुनते होंगे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कोई भी सज़ा है तो उसका लघुकरण करते हैं। लघुकरण का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। लघुकरण का मतलब हो गया कि किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। ये क्या है? लघुकरण करना है। अगला है परिहार। परिहार मतलब होता है इस कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। यानी परिहार का मतलब हो गया कि इसके जो दंड के आदेश है उसकी प्रकृति को न बदलते हुए जो अवधि है उसको कम करना। जैसे 5 वर्ष का कारावास यदि किसी को मिला है तो उसको 2 वर्ष का करना। तो ये हो गया परिहार, मतलब कम करना। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमादान जो होता है ये क्या है? पार्डोन इसको कहते हैं। इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा कर देना मतलब पूरी तरह से उसको मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है बल्कि दोषसिद्ध अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। क्षमादान का मतलब हो गया पूर्ण रूप से मुक्त करना और उसके ऊपर कोई भी अपराध का जो है क्लेम नहीं रहेगा। क्षमादान ये हो गया। परिहार में कम करना हो गया। लघुकरण में हो गया कि उसके प्रकृति को चेंज करना, और परिहार में प्रकृति चेंज किए बिना अवधि में परिवर्तन करना। अब है परविलंबन। परविलंबन की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। जो मृत्यु दंड मिलेगा उसको अस्थायी तौर पर निलंबित करना हो गया परविलंबन। विराम क्या है? विराम मतलब है, इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। यानी कोई यदि स्त्री है उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिल चुकी है तो विराम के तहत क्या होगा? मृत्यु दंड के बदले उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा यदि वह गर्भवती है। तो ये विराम हो गया, परविलंबन हो गया, परिहार हो गया। सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है संसद के स्थगन के समय। यदि संसद स्थगन में है या सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव होता है अधिनियम के समान इसका प्रभाव होता है। अध्यादेश की समय सीमा होती है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। अध्यादेश की जो समय सीमा है संसद का सत्र प्रारंभ होने से 6 माह तक जो है इसका समय सीमा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राज्य सूची के विषयों पर। नोट में ध्यान देना है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कोई राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन है या आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो फिर राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे सामान्यतः जो है नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए? तो कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन के नॉमिनेशन के लिए जो है कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूची उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? तो 2 सप्ताह, या ध्यान रखना आपको, या फिर 14 दिन। कहीं कहीं आपको 2 सप्ताह दे देगा या सप्ताह में पूछ लेगा, तो 2 सप्ताह पहले उसको सूचित करना होगा उनको, या फिर 14 दिन। अनुच्छेद 61(2) के तहत जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये 2 कैसे याद रखेंगे? लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 सदन में से कहीं भी प्रारंभ किया जा सकता है, और 61 में आप लोग जानते हैं महाभियोग है। और 2 कैसे याद रखना है? 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें से कहीं भी कर सकते हैं, तो इससे 2 ध्यान रख लेना है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक। जो महाभियोग है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखना है। महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए? समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, यानी दोनों सदन से महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको पारित होनी चाहिए, और समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। अगला है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा? तो ये कहा गया अनुच्छेद 71 में। इसका जो पार्ट 1 आया था वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। आप एक एक लाइन को ध्यान से सुनते रहिए, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटान जो है उच्चतम न्यायालय करते हैं। अनुच्छेद 71 के तहत इसका निपटारा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है? तो 11वें संशोधन जो है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत कहा गया है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। 11वां है 1961 का। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता है यदि वह सदस्य होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा हो तो उसमें आप लोग पढ़े हैं ऊपर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो है निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। तो कौन मतदान करने के पात्र नहीं होगा? तो यदि विधान परिषद का सदस्य है, यदि मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होगा, जब मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तब वह पात्र नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य कार्यकारी शक्तियां। यहाँ पे सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए देखते हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम में अभी आया हुआ है, तो आपको ध्यान से यहाँ पे सुनना है कि राष्ट्रपति के सभी शासन संबंधी कार्य जो है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किनके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा मिस है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करता है। जो नियुक्ति करते हैं महान्यवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, 76 के तहत करते हैं। अगला है
विधायी शक्ति में क्या है? राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक को बुलाते हैं। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है तथा वह संसद के संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित करते हैं अनुच्छेद 85 के तहत और संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाते हैं। अगला है वित्तीय शक्ति में क्या क्या मिला हुआ है? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। केंद्रीय जो बजट है उसको संसद के समक्ष कौन रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट जो है संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में। अब जो न्यायिक शक्तियां हैं इसमें क्या क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकता है। न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। कोई विधि है तो उस पर परामर्श राष्ट्रपति मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। कूटनीति शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों व उच्च आयुक्तों को भेजता है। विदेश में राजदूतों व उच्च आयुक्तों को कौन भेजते हैं? राष्ट्रपति भेजते हैं। सैन्य शक्ति में जो राष्ट्रपति को प्राप्त है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल, जल, वायु के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, यानी थल सेना, वायु सेना और जल जो आपका है वायु सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों के प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा करता है। युद्ध के प्रारंभ व जो समाप्ति है इसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 और 365, ये दोनों ध्यान रखना है। 356 यहीं पे यहाँ और 5-6 को उल्टा दिया है, 365 भी ध्यान रखना है। वित्तीय आपातकाल जो है 360 में है, ये नई चीज़ है। 365 वाला गलत नहीं है कुछ, आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान देना है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना, राष्ट्रपति जो है ये नियुक्ति करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है अंतर्राज्यीय परिषद है, ध्यान देना, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है। वह राष्ट्रपति कौन थे जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वी गिरी, यानी दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो ये गिर के जो है संभल गए थे, तो वी गिरी। तो गिर के मतलब 2 बार बोल रहे हैं, तो दूसरे चक्र की मतगणना कराना पड़ा था, वी गिरी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हैं, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार राज्य से थे। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वी गिरी। ध्यान देना है, यहाँ पे कहा गया है कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद जो है अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, और ये जो है दूसरे चक्र के मतगणना में वी गिरी बने थे। तो ये जो है इसमें मतभेद हो गया था, तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चला गया था। तो जिस समय सर्वोच्च न्यायालय इस पे कार्रवाई सुनवाई कर रहे थे उसी वक्त जो है वी गिरी वहाँ पे पहुँचे थे, ध्यान रखना होगा। कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से पूर्व राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और साथ में जो है रामनाथ कोविंद जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामनाथ कोविंद भी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति रहे हैं और उससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं। अगला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? व्यक्ति के अनुसार 12वां तथा कार्यकाल के अनुसार 14वां। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, व्यक्ति के अनुसार 12वां, कार्यकाल में 14वां। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं अनुच्छेद 87 के तहत देते हैं, संसद के दोनों सदनों में एक साथ देते हैं। संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसको संयुक्त रूप से बुला करके दोनों सदनों में एक साथ जो है राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं अनुच्छेद 87 के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था जस्टिस एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हैं? तो बीबी गिरी जो हैं दूसरे चक्र के मतगणना में और सर्वोच्च न्यायालय में भी ये पहुंचे थे सुनवाई के क्रम में। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है? तो राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा के नाम से डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है। और 5 सितंबर को जो है 1962 से शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंध रहे हैं? तो बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे हैं। 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन करने वाले हैं एडविन लुटियंस। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अवधि के साथ देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, और ये लगातार 12 साल तक जो है 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो है व्यक्ति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे 13 मई 1962 से 67 तक। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना आपको, ये पाकिस्तान से जो 1965 में युद्ध हुआ था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राष्ट्रपति थे, तो ये ध्यान रखना है। 62 से 67 रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक रहे हैं? 1967 से 69। तो 50 से 62 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 62 से 67 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 67 से 69 जो है जाकिर हुसैन रहे हैं तीसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। बीबी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं 1969 में। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ये रहे 1969 में। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। तो ये जो है यहाँ पे 11 दिन और यहाँ पे हो गया टोटल 12 दिन, और इधर जो है 24 दिन, यानी टोटल 36 दिन जो है हिदायतुल्ला रहे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है बीबी गिरी बने थे, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। बीबी गिरी जो है 1969 से 74 तक दूसरे बार राष्ट्रपति रहे हैं, और ये अपने पूरे कार्यकाल को पूरा किए थे बीबी गिरी 1969 से 74। फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 1977 में रहे हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इन्हीं के समय में हुआ था, फखरुद्दीन अली अहमद। वीडी जत्ती जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, 1977 में ही रहे हैं। नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से 82 तक, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह जो है 1982 से 1987 तक रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। आर वेंकट रमन 1987 से 1992। और ये सारी नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो इन्हीं नामों में से जो आपको नहीं मैच करेगा वो लगाना है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 से 97 12वें राष्ट्रपति। आर के नारायण जो हैं ये 13वें राष्ट्रपति 1997 से 2002 तक। 14वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे थे 2002 से लेकर के 2007 तक।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं, इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी जो हैं 12 से 17 तक, और रामनाथ कोविंद जो हैं 17 से रहे थे, और उनके बाद जो है ये द्रौपदी मुर्मू आए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है, तो इसमें क्या क्या है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक यानी कोई बिल तब ही अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ हैं, यानी कोई विधेयक है उस पर वीटो के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियाँ हैं। तो ये कौन कौन से है। अत्यंतिक वीटो पहला है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो इसको कहते हैं अत्यंतिक वीटो। और एक है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, किंतु संसद के पुनः विधेयक को संशोधन सहित या उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है, अतः यह वीटो निरस्त हो जाता है। यानी निलंबनकारी वीटो के तहत कोई यदि बिल है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और जब संसद के जो सदन है उनके द्वारा उस पर पुनर्विचार करके या फिर ज्यों का त्यों लौटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, मतलब बाध्य है। धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अब है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है। इस वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है और न ही लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। पॉकेट वीटो मतलब ले करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। और यहाँ से जो है हम लोग अब नेक्स्ट इसका पार्ट लाएंगे, पार्ट 3, और इसमें जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे फैक्ट्स को बिल्कुल देखेंगे, जिस तरह से राष्ट्रपति को कंप्लीट किए हैं अब उपराष्ट्रपति को देखेंगे। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो ग्रुप है उसमें भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।